टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स वैल्यूएशन, फर्स्ट टॉपिक बीवीएम का। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस पे बहुत सारे मीन्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिस्पॉन्स जो एक्सपर्ट्स है वो लोग देते हैं। कुछ एक्सपर्ट बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए अपन ऑलरेडी एक कॉस्ट इंकर कर रहे हैं जो है सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह। तो वो ऑलरेडी अपन बुक्स पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ये एक व्यू है कुछ एक्सपर्ट्स का। जबकि कुछ एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि जैसे गुडविल एक वन ऑफ द असेट है जो हमने ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्ट किया है कि यस गुडविल एग्जिस्ट करता है और उसका एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन अपने को फॉलो करना चाहिए। वैसे ही सेम वे ब्रांड्स का एक वैल्यूएशन आता है, अदर इंटेंजिबल एसेट का आता है। तो व्हाई नॉट वैल्यू द ह्यूमन रिसोर्स टू। ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू ये हम लोग को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये पहला कंट्रोवर्सी है। तो इस पे मेन जो आर्गुमेंट आता है वो ये आता है कि आईटी जैसे बिजनेसेस वो टोटली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट लिया या गूगल लिया, ठीक है, ऐसे जो आईटी बेस्ड कंपनीज है, अगर इसमें से तो उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स को सेपरेट कर दिया और वो लोग के बाकी जो असेट्स है, टेंजिबल असेट्स वगैरह, जैसे अगर गूगल है तो उसका पूरा सर्वर, वो लोग का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रीमाइसेस वगैरह रहेगा, वो सब सब असेट सब मिला के और एक तरफ हमने रख दिया उसका ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑब्वियसली उसका ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू विल बी हायर देन इट्स वैल्यू ऑफ अदर टेंजिबल असेट्स, क्योंकि गूगल पूरा कंपनी ही इंटेंजिबल एसेट के ऊपर चल रहा है। अगर आईटी का टीम ही नहीं रहा, सपोर्ट ही नहीं रहा, तो गूगल कंपनी इज नथिंग। ठीक है, सिमिलर रूल अप्लाई होगा फॉर ऑल आईटी कंपनीज। वैसे सेम वे जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज है, जैसे अगर फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह अगर गिना, ठीक है, तो वो लोग का भी जो टेंजिबल एसेट्स है उससे काफी ज्यादा वो लोग का जो वैल्यू है वो इंटेंजिबल एसेट से आता है। ठीक है, पूरा सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स वो लोग का एक रोल काफी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू करना चाहिए, ये एक आर्ग्यूमेंट ये बेस पे क्रिएट होता है कि बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ह्यूमन रिसोर्स। और ऐसा भी एक हम लोग इस पर आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि इफ कंपनी इज हैविंग अ प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, तो वो जीरो से टॉप में भी जा सकती है। और अगर टॉप कंपनीज में अगर अच्छा ह्यूमन रिसोर्स उन्हें प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है, तो वो कंपनी टॉप से बॉटम पे भी आ सकती है। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्स का एक रोल जो कंपनी में है वो काफी क्रुशियल है। और वो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ह्यूमन रिसोर्स को बैलेंस शीट में लिखना पॉसिबल रहना चाहिए। अभी का करंट सिनेरियो क्या है, हम लोग इसे बैलेंस शीट में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। ठीक है, कुछ आइडिया है कि इसके बारे में एनीबॉडी? ह्यूमन रिसोर्स बैलेंस शीट में लिखा जाता है अभी? नो सर। नहीं, अभी अपन नहीं लिखते, बराबर। टेक्निकली नहीं लिखते सर। बराबर, हम लोग अभी फॉर द टाइम बीइंग ह्यूमन रिसोर्स को बुक्स पे लिखते नहीं हैं। इसके मल्टीपल रीजन अपन बोल सकते हैं। पहला रीजन ये कि ह्यूमन रिसोर्स का एक प्रॉपर मेथड जो ग्लोबली एक्सेप्टेड रहेगा, ऐसा कोई मेथड उधर डेवलप नहीं हुआ है। फर्स्ट थिंग ये। दूसरा रीजन ये है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अभी तक ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आए नहीं है जो अपने को अलाउ करेंगे टू रिकॉर्ड ह्यूमन रिसोर्स इन द बैलेंस शीट। तो हम लोग अभी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका जो वैल्यूएशन अपन फॉलो करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग बोलते हैं कि वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी वैल्यूएशन अपन फॉलो करते हैं। ठीक है, और सेकंड ये है कि ये वॉलेंटरी वैल्यूएशन जो अपन फाइंड करेंगे वो अपन एक मेथड है एल एंड एस करके मॉडल, वो मॉडल के हिसाब से अपन आंसर निकालते हैं, लेव एंड स्वेट्स। तो ये जो मॉडल है 1971 में ये आया था। ये मॉडल के बेस पे अपन इसका ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू करते हैं और ह्यूमन रिसोर्स को वॉलेंटरी डिस्क्लोजर के हिसाब से, वॉलेंटरी डिस्क्लोजर के हिसाब से इसको एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है।
और इसमें अगर तुम देखोगे तो विप्रो जैसे कंपनी है, विप्रो है या इन्फोसिस है, ऐसे कंपनीज का अगर तुम लोग एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो वो एनुअल रिपोर्ट में वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स के अंदर ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू रहेगा और वो एल मॉडल से ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो मेथड सीखने वाले हैं वो एल मॉडल सीखने वाले हैं, और वही मेथड प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज हो रहा है। इवन दो ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू फाइंड करने के बाद उसको बैलेंस शीट में लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन वॉलंटरीली डिस्क्लोज किया जा रहा है। यानी कि जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए काफ़ी कॉन्शियस है, वो कंपनीज वो वॉलंटरी डिस्क्लोजर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स रिसोर्स बोला तो उसका वैल्यू मीन्स वो अपने लिए काफ़ी वैल्यूएबल है, इसके लिए हम लोग उसको रिसोर्स बोल रहे हैं, वो लोग वो डिस्क्लोज करते हैं। यानी कि वो लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, एम्प्लॉय प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो इसके लिए लोग वहाँ पे वॉलंटरी डिस्क्लोजर के हिसाब से बुक्स पे प्रेजेंट मीन्स एनुअल रिपोर्ट में उसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब एल मॉडल से अपन ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स का जो वैल्यूएशन है, तो वो वैल्यूएशन के लिए बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स से अपना खुद का रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो इस पे से कुछ जो थियोरीज थी, वो थियोरी कुछ ये टाइप से थी कि तुम लोग जो एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह पे करते हो, सैलरी एंड वेजेस, उसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड करो। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी क्या, तो जो सैलरी एंड वेजेस अपन पे करेंगे उसको अपन डिवाइड करेंगे बाय कैपिटलाइज परसेंटेज। जैसे अगर 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिया, तो सैलरी वेजेस का जो भी अमाउंट रहेगा डिवाइड बाय 10%, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। एक यहाँ पे थियरी। दूसरा थियरी ये आया कि जो एम्प्लॉयज से रिलेटेड अपन वो लोग को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए जो कॉस्ट इंकर करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए उसको कैपिटलाइज कर लो और वो ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू पकड़ लो। ठीक है, ये दूसरा थियरी आया। तीसरा थियरी जो आया वो आया एल एंड एस का मॉडल, जो 1971 में पब्लिश हुआ था। ये थियरी ये बोलता है कि जो एम्प्लॉयज को हम लोग वो लोग के रिटायरमेंट के डेट तक जो भी सैलरीज एंड वेजेस पे करने वाले, सैलरीज पेएबल टिल रिटायरमेंट, जो भी अपन पे करने वाले उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, तो उस पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करो, वो दोनों को वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देगा। ठीक है, तो ये बोलता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है जो अभी फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स का है और उसका रिटायरमेंट का एज है 60 ईयर्स। ठीक है, तो उसका 30 साल का जॉब बाकी है, 30 ईयर्स ऑफ जॉब बाकी है। तो ये 30 ईयर्स में हम लोग उसको जितना भी सैलरी पे करेंगे, ठीक है, एवरी ईयर जो अपन सैलरी पे करने वाले, वो जो भी सैलरी रहेगा उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओ, वो उसका ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू गिना जाएगा। तो ये थियोरी और ये थियोरी डिफरेंट है। ये थियोरी क्या बोलता है कि हमने पास्ट में जो सैलरी एंड वेजेस पे किया, इन द करंट ईयर जो भी सैलरीज एंड वेजेस पे किया, उसको कैपिटलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 1 लाख रुपया अगर सैलरी पे किया ड्यूरिंग द करंट ईयर और हम लोग 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पकड़ रहे, तो 10 लाख रुपया इसका ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू आएगा। और ये क्या बोलता है कि ये साल का सैलरी को जाने दो, जो आगे के 30 ईयर्स में, नेक्स्ट 30 ईयर्स में जो तुम लोग सैलरी पे करोगे ये एम्प्लॉयज को, ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो दोनों को ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू देगा। तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है और ये करंट या पास्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मेथड्स आए, लेकिन जो अभी तक सबसे हम लोग बोल सकते हैं कि मेथड्स पे जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल मेथड था वो एल एंड एस मॉडल था। तो इसीलिए हम लोग अभी फॉर द टाइमिंग एल एंड एस मॉडल से ही वैल्यू निकालते हैं। लेकिन एल एंड एस मॉडल का भी खुद का कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये मेथड हम लोग यूज तो कर रहे हैं अभी फॉर द टाइम बिंग, लेकिन ये मेथड से जो आंसर आता है उसमें बहुत वी कैन से लिमिटेशंस के साथ और एजम्पशंस के साथ हम लोग को आंसर निकालना पड़ता है। तो ये मेथड इतना साइंटिफिक नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग अल्टरनेटिव कोई मेथड अवेलेबल नहीं है, इसके लिए अपने को ये मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में दोनों को अगर कुछ पीएचडी वगैरह करना है, तो ये एक एरिया ओपन है कि जहाँ पे रिसर्च अभी काफ़ी हद तक पेंडिंग है। तो अगर दोनों को
एक टॉपिक चाहिए रिसर्च के लिए, तो तुम लोग ये एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ हाँ तक का सर। क्लियर है? सर ये टिपिकली एक्चुअल साइंस में ये डिस्कस किया जाता है ना, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द। एक्चुअल साइंस वैल्यूएशन ओवरऑल पूरा का पूरा एक्चुअल साइंस पे कवर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली का काम ही वो है कि उसको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यूएशन कैन बी ऑफ एनीथिंग, चाहे वो बिजनेस का है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का है, गुडविल का है, टेंजिबल का है, इंटेंजिबल का है। ठीक है, हर चीज का जहाँ पे वैल्यूएशन का पार्ट आएगा एक्चुअली विल बी देयर। तो ये भी एक वैल्यूएशन ही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक्चुअली का एक अच्छा खासा रोल रहेगा। ओके सर। ओके, अभी ये एल एंड एस मॉडल, मैंने बैकग्राउंड तो तुम लोग को बताया कि ये वैल्यू निकालता कैसे है। तो फ्यूचर में जो हम लोग सैलरी पे करने वाले टू एम्प्लॉइज, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिलता है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो अभी ये मेथड मैंने जैसे बताया कि इसमें कोई ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है, तो वो क्या है, तो वो अपन थोड़े एजम्पशंस जो ये थियोरी के हैं वो अपन फॉलो करते हैं। एजम्पशंस, पहला एजम्पशन ये है कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज है, वो जॉब छोड़ के जाएंगे। एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट टिल रिटायरमेंट। वो अपने पास कंटिन्यू रिटायरमेंट के एज तक अपने उधर ही काम करेगा, लोग जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, नो प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स बेस्ड ऑन एज सीनियोरिटी। एम्प्लॉयज को प्रमोशन वगैरह का कोई अभी हम लोग यहाँ पे एजम्पशन नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि जो एम्प्लॉय जो स्टेज पे अभी है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई बैंक पे क्लर्क है, तो वो रिटायरमेंट के एज तक क्लर्क ही रहेगा। सिर्फ उसका जैसे जैसे उसका नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, तो बैंक्स के रूल के हिसाब से उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन वो बेस्ड ऑन एज। तो जैसे बैंक्स वगैरह में होता है कि हम लोग एक एक करके एग्जाम देते हैं और वो सीनियर बनते जाते हैं। तो बैंक्स में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो क्लर्क करके, जो जूनियर क्लर्क करके जो अपॉइंट होता है, वो रिटायरमेंट के एज तक ब्रांच मैनेजर के पोस्ट तक पहुंच जाता है। तो वो एक एक करके बैंक्स के एग्जाम आएंगे, वो एग्जाम क्रैक करेगा, एग्जाम क्रैक किया, प्रमोशन मिला, नेक्स्ट स्टेज पे चला गया, वापस एग्जाम आया, वापस क्लियर किया। ऐसे करते करते वो पोजीशन अपने हाई लेवल पे लेके जाता है, और रिटायरमेंट के एज तक वो ब्रांच मैनेजर तक का भी पोजीशन अचीव कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एजम्पशन ये करेंगे, क्योंकि हम लोग को नहीं पता कि हर एक एम्प्लॉय में ये मीन्स बोलते हैं ना कि डिजायर है क्या, कि वो एग्जाम देगा, वो प्रमोशन लेगा, कितने एम्प्लॉयज को सक्सेस मिलेगा उस पर, कितने एम्प्लॉयज को सक्सेस नहीं मिलेगा। सो दैट मैटर वी कैन नॉट एज्यूम एज ऑफ नाउ। तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि देर इज नो प्रमोशन एज सच। अभी जो एम्प्लॉय जो स्टेज पे, वो स्टेज पे वो काम करते रहेगा। और अगर प्रमोशन मिला, ठीक है, तो भी अपन ऐसा सोचेंगे कि उसके जगह पे जो जूना एम्प्लॉय मीन्स नया एम्प्लॉय आएगा, वो उसको रिप्लेस करेगा ओल्ड एम्प्लॉय को। तो उसका सैलरी जो जूनियर एम्प्लॉय का सैलरी है वही लेवल पे कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशंस वगैरह अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सेकंड, जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होगा वो बेस्ड ऑन एज सीनियोरिटी होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एज उसका बढ़ेगा, ठीक है, आफ्टर एवरी 3 इयर्स, आफ्टर एवरी 5 इयर्स, उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिलते जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये जो एजम्पशन है ये वैलिड अपन बोल सकते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में अगर तुमने देखा रहेगा तो में ऐसा वेजेस लिखा रहता है 30,000, 250, स्केल फोर ना सर? हंड्रेड हाँ, स्केल जो लिखा रहता है वो, देन 40,000, देन और कुछ यहाँ पे नंबर्स रहेगा। तो वहां पे ना इंक्रीमेंट कितना कितना होगा वो भी वहां पे पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है।
अगर तुम लोग को प्रमोशंस वगैरह नहीं मिला, तुम लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हो, तो तुम लोग को प्रमोशन कैसे मिलेगा? तो 30,000 का सैलरी 40,000 तक जाएगा बाय इंक्रीमेंट ऑफ 250 एनुअली और ये सेमी एनुअली वगैरह। तो वो यहाँ पे पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है और उसके हिसाब से वो लोग को इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है। तो ये एजम्पशन वैलिड है, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में सिंपल तुम लोग काम करो, तुम लोग को इंक्रीमेंट देंगे, तुम लोग को इंसेंटिव देंगे। और इवन जो एमएनसीज है उसमें तो ये भी कल्चर देखा जाता है कि एम्प्लॉय का सैलरी अगर 1.5 लाख है साल का, तो उसको इंसेंटिव मिला 2 लाख, यानी कि उसको टोटल वेजेस मिल जाएगा 3.5 लाख। ठीक है, तो उसका रेगुलर जो वेजेस है उससे ज्यादा उसका इंसेंटिव भी रह सकता है। अब इंसेंटिव किसको कितना मिलेगा ये अपने को पता नहीं है। तो ऐसे एमएनसीज वगैरह में ये जो मेथड है ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एजम्पशन ये रहेगा कि वो लोग को जो इंक्रीमेंट वगैरह मिलेगा वो बेस्ड ऑन एज सीनियोरिटी मिलेगा। अदरवाइज बाकी का जो वेरिएबल इंसेंटिव्स है, जो बोनस वगैरह है, वेरिएबल बोनस वगैरह, वो सब ये लोग को एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सेकंड एजम्पशन है, ये भी प्रैक्टिकल लाइफ पे प्राइवेट कंपनीज के लिए जरा भी वैलिड नहीं है। पहला एजम्पशन भी प्राइवेट कंपनीज के लिए वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आज के डेट में कोई भी एम्प्लॉई 2 साल 3 साल जॉब करने के बाद वो जॉब चेंज करता ही है, क्योंकि अपने कंपनी में अपना वैल्यू होता नहीं है। अगर अपन बोलेंगे प्रमोशन दे दो, इंक्रीमेंट दे दो, तो लोग मना कर देंगे। तो अपन कंटाल के जॉब स्विच करते, जॉब स्विच किया तो ऑटोमेटिकली 30-40% का हाइक अपन मांगते। वही अगर 30-40% का हाइक अगर अपन अपनी कंपनी से मांगे तो लोग देने को तैयार होते नहीं। और ये प्रैक्टिकल में जो वर्किंग है वो लोग ने खुद ऑब्जर्व किया रहेगा कि जब भी अपन वो लोग को बोलते हैं कि हम लोग का सैलरी बढ़ा के दो, तब ये लोग सुनते नहीं है। जब भी अपन रेजिग्नेशन डालेंगे ना, तो लोग बाद में अपने को रुकाने के लिए ट्राई करते। लास्ट मोमेंट पे जब भी अपन जाने वाले रहते, लास्ट का 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता बाकी है, तभी वो लोग आएंगे, बोलेंगे कि हम लोग आपको ज्यादा बढ़ा के दे रहे, जॉब छोड़ के मत जाओ, हम लोग प्रोफाइल चेंज करके दे रहे, ये करके दे रहे। जब तक हम लोग वो लोग को रिक्वेस्ट कर रहे थे वो लोग सुन नहीं रहे थे। जब भी अपना जाना फाइनलाइज हो गया तभी आके वो लोग अपने को ऑफर वगैरह करेंगे। तो ये एक कॉमन टेंडेंसी है जो मेजर एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस होता है अलग अलग कंपनीज में। ठीक है, तो ये जो है कि एम्प्लॉयज विल कंटिन्यू टिल रिटायरमेंट, ये भी सेम गवर्नमेंट कंपनी को ही एप्लीकेबल है। बाकी कंपनीज में रिटायरमेंट के एज तक कोई कंटिन्यू नहीं करते। ठीक है, अरे बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो जो एचयूएल वगैरह के जनरल मैनेजर वगैरह रहते हैं वो लोग ही अपना लाइफ टाइम एक कंपनी में बिताते नहीं है। तो इतने सीनियर एम्प्लॉयज, जनरल मैनेजर या फिर सीईओ लेवल के एम्प्लॉयज अगर वो लोग ही कंटिन्यू नहीं करते कंपनी में, तो अपन तो जूनियर लेवल पे, तो अपन अपना वहाँ पे कंपनी में क्या वैल्यू? तो ऑब्वियसली जब तक वो लोग को अपने से काम मिल रहा है वो लोग अपने को रखेंगे। जब ये लोग को काम मिलना बंद हो जाएगा या फिर वो लोग को लगेगा कि नहीं और कोई सस्ते में एम्प्लॉय मिल रहा है जो अपना ही काम और कम प्राइस में करके देगा, वो लोग उसको हायर कर लेंगे, अपने को कभी भी निकाल देंगे। अपना कोई वैल्यू ही नहीं है। अपन नहीं थे तभी भी कंपनी चल रहा था और अपने जाने के बाद भी कंपनी वैसे ही चलेगा। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है अपन रहे या ना रहे। अपने को फर्क पड़ता है कि अपन अपने लाइफ का एक मेजर पार्ट कंपनी को डिवोट कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आज का एक फंडा है, यंगस्टर्स कोई भी कंपनी में ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रहते नहीं है। कंटिन्यू स्विच ओवर करके सैलरी को इंक्रीमेंट करते रहो। ये फंडा के ऊपर अभी पूरा कंसेप्ट चल रहा है। सर ठीक है, एक और है इसमें कैच। हाँ, सर अभी क्या क्या? कैसा है, यंगस्टर्स है ना, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम उनके हाथ में ऑलरेडी ऑफर लेटर्स होते ही हैं जब वो लोग रिजाइन करते हैं। एंड बराबर। जब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर आके पूछता है कि आप रहोगे तो आपको इतना पैकेज देंगे, वो हम्म। काउंटर ऑफर देते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरे पास ये 3 3 ऑफर लेटर आए हुए हैं, नाउ बराबर, यू। एंड ये बहुत पॉपुलर है, इसमें बहुत सोशल पॉपुलर। मीडिया बहुत इसके बारे में डिस्कस भी हुआ है। एंड मेरे खुद के एक फ्रेंड ने ये ट्राई भी किया है, और इंजीनियरिंग ये रियली वर्क करता बैकग्राउंड। है, ये रियली हाँ वर्क करता है। क्योंकि अपना वैल्यू तब भी होगा जब भी अपन अपना इम्पोर्टेंस वो लोग को शो करेंगे। जब तक उनको लगता है कि नहीं इसके हाथ में कोई और जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है या फिर ये कैपेबल नहीं है कि और कोई इंटरव्यू क्रैक करके और कोई कंपनी में जा पाएगा, वो लोग पूरी तरह अपने को निचोड़ लेते, पूरी तरह इतना काम करवाते, इंक्रीमेंट के नाम पे कुछ देने को तैयार नहीं है। और जब ये कंपनी का ये जनरल मीटिंग्स वगैरह कुछ होगा या फिर कुछ एनुअल कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा, तो भी 5 स्टार होटल्स वगैरह में पूरा होटल बुक किया रहेगा, एम्प्लॉयज़ को लेके जाएंगे वहाँ पे, खाना फ्री, दारू फ्री, सब पार्टी वगैरह। तभी वो लोग को लैक्स ऑफ रुपीज़ खर्चा होगा, तभी कंपनी के पास पैसा कभी कम नहीं पड़ता है।
लेकिन जब इस सैलरी इंक्रीमेंट का बात आता है तभी एम्प्लॉयज़ को ऑलवेज बोला जाता है कि कंपनी का कैश पोजीशन उतना अच्छा नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, इसके लिए हम लोग ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे, अगले साल के लिए वेट करो, जो अगला साल कभी आता ही नहीं है। ये कॉमन टेंडेंसी है जो ऑलमोस्ट हर कंपनी ये स्ट्रेटेजी यूज करता हाँ है। सर। ओके। चलो, तो ये दो एजम्पशन हो गए। तीसरा कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल द इयर्स। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो प्रेजेंट वाले फैक्टर ले रहे हैं वो वैलिड है फॉर ऑल द इयर्स, जो जितने इयर्स का अपन वर्किंग करें वो सभी के लिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ एजम्पशंस है और ये एजम्पशन की वजह से ये मेथड एकदम बोलते हैं ना कि हम लोग एक्सेप्टेबल मेथड नहीं बोल सकते, लेकिन अभी तक के जितने जो बाकी के मेथड्स है उसके कंपेयर में इसका लॉजिक फिर भी थोड़ा सा साइंटिफिक लगता है, तो इसके लिए अपन ये मेथड अभी फॉर द टाइम भी कंपनीज यूज कर रही है। चलो, तो अभी मैं इसका एक सम लेता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि ये कैसे काम करता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। From the following information in respect of X Limited, calculate the value of human capacity by following Lev and Schwartz model. Distribution of employees of X Limited. एज दिया है 30 to 39, 40 to 49, 50 to 54। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 70, 20, 10। एनुअल अर्निंग्स है 3 टाइप के एम्प्लॉयज दिया है, अनस्किल्ड और उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और उसका एनुअल अर्निंग दिया है, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड। अप्लाई 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ये पहले जो जो डेटा दिया हुआ है उसको समझना ही अपना मेन काम है। डेटा अनस्किल्ड को पहले अपन क्रैक करने को ट्राई करते हैं, अनस्किल्ड को पहले समझते हैं। सेम वर्किंग सेमी स्किल्ड और स्किल्ड का होगा। अब ये जो 3 एज ग्रुप दिया है ना, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 54, और ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है 70, 20 और 10। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मेथड ये बोलता है कि अभी 30 to 39 का एक एज ग्रुप है जिसमें 70 एम्प्लॉयज है, 70 एम्प्लॉयज है। ठीक है, दूसरा एज ग्रुप है 40 to 49, इसमें 20 एम्प्लॉयज है। और तीसरा एज ग्रुप है 50 to 54, इसमें 10 एम्प्लॉयज है। अब सिस्टम ये है, मीन्स ये जो L&S मॉडल है वो ये एज्यूम करता है कि कुछ एम्प्लॉय रहेंगे जो 30 के एज के रहेंगे, कुछ 31 के, कुछ 32 के, कुछ 38 के, कुछ 39 के वगैरह। तो ये एज ग्रुप में अलग अलग टोटल 70 एम्प्लॉयज है। तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी कि ये 70 के 70 एम्प्लॉयज का एवरेज एज ये एज ग्रुप में 30 इयर्स रहेगा। सब लोग 30 साल के ही है, जबकि रियलिटी ऐसा है कि अगर कंपनी में 70 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो सभी 30 इयर्स के नहीं रहेंगे। 10 एम्प्लॉय सपोज 30 इयर्स के, 5 एम्प्लॉय 32 इयर्स के हैं, 15 एम्प्लॉय सपोज 35 इयर्स के हैं, सबका एज अलग अलग रहेगा। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि सभी का एज ये मिनिमम जो 30 इयर्स है वो 30 इयर्स का ही रहेगा। ये जो 20 एम्प्लॉयज है वो 40 to 49 एज ग्रुप के, तो ये सभी का एवरेज एज 40 इयर्स रहेगा, ये अपन एज्यूम करेंगे। और वैसे ये जो 10 एम्प्लॉयज है, ये 10 एम्प्लॉय का एज 50 इयर्स है,
ऐसा अपन एज्यूम करें। अब होगा ये कि आज अगर ये लोग का 70 एम्प्लॉयज का एज 30 इयर्स है, तो लोग 10 साल के बाद, 30 इयर्स, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 इयर्स, वो लोग ऑटोमेटिकली 30 to 39 से ट्रांसफर हो जाएंगे 40 to 49 के एज ग्रुप में 10 इयर्स के बाद, क्योंकि आज वो 30 साल के, ठीक है। तो 10 साल के बाद वो लोग का एज हो जाएगा 40। जैसे 40 के हो जाएंगे वो लोग, ये 70 के 70 एम्प्लॉइज सेकेंड एज ग्रुप में ट्रांसफर हो जाएंगे। वो लोग 40 to 49 में 10 साल तक रहेंगे, और उसके बाद में वो लोग 50 to 54 के एज ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है, 10 साल के बाद। यानी कि वो लोग का टोटल लाइफ कितना कंपनी में हुआ, 10 साल पहले वाले एज ग्रुप में, 10 साल दूसरे वाले एज ग्रुप में। अभी वो लोग का एज हो जाएगा 50 साल का। अब वो लोग 5 साल तक ये एज ग्रुप में रहेंगे, और 54 के एज में वो लोग रिटायरमेंट ले लेंगे। तो आज ये लोग का एज 30 इयर्स है, वो लोग 10 साल बाद एज हो जाएगा वो लोग का 40 ईयर, उसके 10 साल बाद वो लोग का एज हो जाएगा 50 इयर्स, उसके 5 साल बाद वो लोग का एज हो जाएगा 54 इयर्स, और 54 में वो लोग रिटायर हो गए। तो ये 10 साल का टाइम पीरियड, ये 10 साल का टाइम पीरियड, और ये 5 साल का, यानी कि टोटल वो लोग 25 साल कंपनी में काम करने वाले। ये पता चला सभी को? हाँ सर। यस सर। ओके, बाकी लोग? यस सर। चल, ये हुआ स्टोरी ऑफ दिस 30 to 39 एज ग्रुप। ये एज ग्रुप का आपने बात की। अभी आज के डेट में कुछ एम्प्लॉई ऑलरेडी ये एज ग्रुप में है। कितने एम्प्लॉइज ऐसे? 20 एम्प्लॉइज है। तो आज जो लोग 40 to 49 के एज ग्रुप में है, आज वो लोग का एज 40 साल है, 40 इयर्स। वो लोग अभी 40 to 49 एज ग्रुप में है। 10 साल के बाद वो लोग का एज हो जाएगा 50 इयर्स, तो लोग आ जाएंगे 50 to 54 के एज ग्रुप में। 5 साल बाद वो लोग का एज हो जाएगा 54 इयर्स, और वो लोग रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एज ग्रुप में वो लोग 10 साल रहेंगे, ये एज ग्रुप में 5 साल रहेंगे, यानी कि 15 साल के बाद वो लोग कंपनी से रिटायरमेंट लेंगे। क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ओके, ग्रेट। अब वैसे ही एक लास्ट एज ग्रुप है 50 to 54। आज कुछ एम्प्लॉई ये एज ग्रुप में, 50 to 54 के एज ग्रुप में, तो आज वो लोग का एज हम लोग पकड़ेंगे 50 इयर्स। तो जैसे ही वो 50 से 54 के हो जाएंगे 5 साल बाद, ठीक है, वो लोग रिटायरमेंट ले लेंगे। तो वो लोग का टोटल लाइफ इन कंपनी 5 इयर्स का है। तो ये लोग 25 साल काम करने वाले, ये लोग 15 साल काम करने वाले कंपनी के साथ, और ये लोग 5 साल काम करने वाले। तो अपने को 3 एज ग्रुप का 3 अलग अलग वर्किंग करना पड़ेगा। इतना समझा सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ओके। हाँ सर। अभी ट्विस्ट यहाँ पे और एक आता है। जो 30 to 39 के एज ग्रुप है, वो लोग को कंपनी 3,000 रुपया साल का देता है, रुपीज इन थाउजेंड्स पे दिया है। एवरेज एनुअल अर्निंग 3,000 रुपया साल का वो लोग का इनकम, ठीक है। तो आज जो लोग 30 to 39 के एज ग्रुप में है, ये एज ग्रुप में है, वो लोग को अभी 3,000 रुपया मिल रहा है साल का। जब ये लोग ये एज ग्रुप में आ जाएंगे, तो 40 to 49 में सैलरी का लेवल 4,000 है,
तो लोगों को 4,000 मिलेगा साल का, ठीक है। बाद में लास्ट एज ग्रुप में 5,000 रुपये का सैलरी है, तो लोग को ये एज में आके 5,000 का सैलरी मिलना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 10 साल के लिए वो लोग रिसीव करेंगे 3,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम। ये 10 साल के लिए वो लोग रिसीव करेंगे 4,000 पर एनम, और ये 5 साल के लिए वो लोग रिसीव करेंगे 5,000 पर एनम। वही ये लोग का क्या होगा, ये लोग अब भी 40 के हैं, तो लोग को ये 10 साल के लिए हम लोग पे करेंगे 4,000 पर एनम। ये 5 साल के लिए हम लोगों को पे करेंगे 5,000 पर एनम, और ये ऑलरेडी अभी 50 के एज के हैं, ये लोग को 5,000 पर एनम मिल रहा है, ठीक है। 5 साल के लिए रिसीव करेंगे, हम लोग रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। एवरीवन क्लियर है क्या? Yes sir. हाँ सर। Yes, sir. ओके। अब ये जो मैंने पूरा डिस्कशन किया, ये किसका किया? तो ये स्किल्ड का किया, ये पूरा का पूरा स्किल्ड स्किल्ड था ना, अनस्किल्ड का था, ठीक है। वैसे ही दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, तो अपने को इसका भी सेम वे पूरा वर्किंग करना पड़ेगा। आज 30 to 39 के 50 एम्प्लॉई है, 3.5 का सैलरी है, 15 एम्प्लॉई है 40 to 49 के 5,000 का सैलरी है, और 10 एम्प्लॉई है 50 to 54 के 6,000 रुपया साल का सैलरी है। वैसे स्किल्ड का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और उनका सैलरी। तो ये पूरा का पूरा अपने को वर्किंग करके फाइनली अपने को ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यू मिलेगा। काफ़ी लेंथी सम है, और ये सबसे पहला सम है कि जो सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐड किया था, ठीक है। पहले जब ये टॉपिक था थियोरटिकल ही था, सालों तो थियोरटिकल रहा, उसके बाद में जब ये पहला सम सीए इंस्टीट्यूट ने इसका डाला, केस स्टडी डाला, वो ये था। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है सीए में दोनों को, और पहला सम है अपन ऐसा बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स चैप्टर का। उसके बाद में ये छोटे सम्स वगैरह आए, ठीक है। बाकी मेन जो सम है एपिक सम वो यही है, ठीक है। चलो तो अभी वर्किंग स्टार्ट करते हैं अपन।
ओके देखो, सबसे पहले एज ग्रुप, सैलरी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू। एज ग्रुप अपन पहला पकड़ते हैं 30 to 39। 30 to 39 में जो आज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है वो है 70, ठीक है। वो लोग का जो सैलरी है वो है 3000। वो लोग 10 साल के लिए ये एज ग्रुप में रहेंगे। बाद में वो लोग चले जाएंगे 40 to 49 के एज ग्रुप में। आगे के 10 साल उसमें वो लोग कंटिन्यू करेंगे। बाद में वो लोग चले जाएंगे 50 to 54 में। आगे के 5 साल वो लोग ये एज ग्रुप में कंटिन्यू करेंगे। वो लोग का जो सैलरी रहेगा पहले 10 साल में 3000 रहेगा। अपन रुपीज इन थाउजेंड्स पे पकड़ते हैं। तो 3000 आज का सैलरी है। 4000 वो लोग का 10 साल के बाद हो जाएगा। 5000 हो जाएगा वो लोग का आगे के 10 साल के बाद, ठीक है। वैसे ही सेम वे दूसरा एज ग्रुप है 40 to 49। पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी तुम लोग का पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तुम लोग को दिया हुआ है 15% का अप्लाई करने को। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। अब ये तुम लोग कैसे अप्लाई करोगे तो ध्यान से सुनो। आज टुडे सिंपलिसिटी के लिए सपोज मैं 2020 पकड़ता हूँ, 2020 है, ठीक है। तो 2020 से लेके 2030 तक 10 साल वो लोग ये एज ग्रुप में रहने वाले, ठीक है। तो मुझे आज से लेके 10 साल का क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए 15% के हिसाब से, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 1.15 और इक्वल टू कितनी बार, 10 बार, 10 टाइम्स, ठीक है। और या तो जीटी या जो भी दोनों का बटन रहेगा वो प्रेस करके मुझे बताओ क्यूमुलेटिव कितना आ रहा है, 10 साल का क्यूमुलेटिव 15% के हिसाब से। 5.0187 आया। 5.019। 5.019। हाँ ओके, ये तुम लोग का 10 इयर्स का, 1 to 10 इयर्स, ठीक है। अब वो 2030 में वो लोग का एज, यही सेम एम्प्लॉइज जो आज 30 साल के, 30 इयर्स के, वो लोग 10 साल बाद 40 के एज के हो जाएंगे। यानी कि 2030 में वो लोग का एज हो जाएगा 40 साल। वो 2030 से लेके 2040 तक ये 10 साल वो लोग ये सेकेंड एज ग्रुप में रहेंगे। तो मुझे 2030 से 2040 यानी कि आज से 2020 आज है, आज से 11 से 20 साल का क्यूमुलेटिव चाहिए। 11 to 20 इयर्स का क्यूमुलेटिव, 1 to 20 इयर्स का नहीं, 11 से 20 इयर्स का क्यूमुलेटिव चाहिए। कुछ समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? यस सर। आज 2020 है, ठीक है। मुझे टोटल 25 साल का यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए। लेकिन 25 साल का कैसे चाहिए, तो पहले 2020 से लेके 2030 ये 10 साल हुआ। 2030 से लेके 2040 ये 10 साल हुआ। और 2040 से लेके 2045 ये 5 साल। तो मुझे ऐसे करके टोटल 25 साल का चाहिए।
लेकिन मैं वर्किंग कैसे कर रहा हूँ, मेरा सैलरी जो है वो तीनों में अलग अलग है। पहले 10 साल में 3,000 है, बाद में 4,000 है, बाद में 5,000 है। तो मैं एक साथ 1 से 25 साल का क्यूमुलेटिव नहीं ले सकता, क्योंकि जो मुझे मल्टीप्लाई करना है सैलरी से वो अलग अलग है। तो यहाँ पे मैं 1 to 10 years का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे मैं 11 to 20 years का मल्टीप्लाई करूंगा, और यहाँ पे मैं 21 से लेकर 25 years का मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ एवरीवन? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो 11 से 20 का मुझे कैसे मिलेगा? तो इसका मैं दो अलग अलग ऑप्शन बनाता हूँ। ठीक है, ये एक ऑप्शन ये है कि जो लोग के कैल्शियम में जीटी का बटन है, ठीक है, जीटी, तो वो लोग क्या करो, 1/1.15 इक्वल टू 20 बार करो 20 टाइम्स। तो वो तुम लोग को जो आंसर देगा ना, वो 1 to 20 का आंसर देगा, 20 साल का क्यूमुलेटिव देगा। ये 20 टाइम्स इक्वल टू करने के बाद में जीटी दबाना है। ठीक है, तो तुम लोग को 1 से 20 साल का टोटल देगा। वो कितना आ रहा है मुझे बताओ। सर कैल्शियम में जीटी का बटन नहीं है। ओके, ठीक है, मैं वैसे लोग के लिए मैं बाद में आगे अलग से बताता हूँ कि उस पर क्या कर सकते हैं। तू क्या कर, तेरा कैशियो का है क्या? हाँ सर कैश होगा। तो तू इक्वल टू m प्लस वैसा 20 बार कर। ओके हाँ समझो। सर अब मेरा भी कैशियो ही है। मैंने क्या किया, 1 to 10 तक जो है ना उसको मैंने एम प्लस में डाला ही नहीं, और जो 11 से लेके 20 तक जो कर रही हूँ परफेक्ट, उसको मैंने परफेक्ट, एम प्लस में डाला। परफेक्ट किया, बराबर है। उसका मुझे आया 1.2405। 1.2405। ओके, अच्छा सुनो ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपना सबका कैलकुलेटर अलग अलग टाइप का है, तो मैं कैलकुलेटर के हिसाब से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो, जो लोग का जीटी बटन नहीं है, सॉरी, पहले जो लोग का जीटी है वो लोग का मैं बता देता हूँ क्या करना है। तुम लोग क्या करो, 1/1.15 इक्वल टू 20 बार करो। ठीक है, वो 20 बार करके मुझे क्या आंसर आ रहा है वो बताओ। बाद में जीटी प्रेस करना 20 बार करने के बाद। सर 6.259। 6.259। एक और डिजिट बता हाँ, देना। 3। ओके, 6.2593 आया। ठीक है, अब तुम लोगों ने इससे पहले वाले में 1/1.15 ये 10 टाइम्स किया था इसके पहले के वर्किंग के लिए, 10 टाइम्स किया था, वो दोनों को आंसर आया था ये वाला 5.019। एक बार नहीं तो फटाक से कर लो। हाँ, 5.019। 5.019, एक और डिजिट बता देना। टोटल वैसे है 5.0187। 187, ओके, 5.0187। तो ये तुम लोग का 1 to 10 का है, ये तुम लोग का 1 to 20 का है। तो अगर तुम लोग को 11 से 20 चाहिए तो क्या करो, इसमें से ये माइनस कर दो। 1.2405। ये तुम लोग को 11 से 20 का आंसर देगा। ये समझा सभी को जो लोग के पास जीटी है, एवरीवन? हाँ यस सर। सर। ओके, अब जो लोग के पास जीटी का बटन नहीं है, ठीक है, वो तुम लोग क्या करो, पहले कैशो वाले रहेंगे तो पहले का वो एमआरसी 2 बार प्रेस करके मेमोरी से पहले का सब रिमूव करो, वरना पहले का जो नंबर है उसी में वो ऐड करेगा। ठीक है, एमआरसी 2 बार दबाओ, मेमोरी से सब निकाल दो, बाद में वर्किंग स्टार्ट करो। तो जो लोग के पास जीटी का बटन नहीं है वो लोग
डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू m प्लस वाला बटन वापस इक्वल टू m प्लस, और वैसे तुम लोग को करना है 10 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स। रुको मैं दूसरा एक शॉर्टकट बताता हूँ, वो ज्यादा अच्छा पड़ेगा। देखो तुम लोग ये 1 डिवाइड बाय 1.15 10 टाइम्स करो, इक्वल टू 10 टाइम्स। ठीक है, अब तुम लोग को 10 बार का, पहले 10 बार का टोटल नहीं चाहिए, तुम लोग को 11 से 20 का टोटल चाहिए। तो तुम लोग क्या करो, 10 बार ये प्रेस करने के बाद 11th टाइम जब भी तुम लोग प्रेस करोगे इक्वल टू, उसके बाद में m प्लस यूज करना स्टार्ट करो। 12th टाइम जब भी तुम लोग करोगे वापस m प्लस प्रेस करो। तो वैसे करते करते तुम लोग 20th टाइम इक्वल टू प्रेस करोगे और m प्लस प्रेस करोगे, और उसके बाद में MRC वो दोनों को 11 से 20 का टोटल बताएगा, और वो आंसर डायरेक्टली 1.2405 के आसपास का आना चाहिए। चेक करो। हाँ सर आया, ये वाला इजी। हाँ ये वाला इजी है। बाकी लोग आया क्या? हाँ सर आया सर। ओके सर आया। ओके चलो, तो ये तुम लोग का 11 to 20 का आंसर है। ठीक है, अब ये आंसर तुम लोग यहाँ पे यूज करोगे 1.2405। वैसे ही अपने को आंसर चाहिए 21 से 25 का। तो GT वाले या फिर M प्लस वाले दोनों को जैसे ट्राई करने वैसे ट्राई करो तुम लोग। आई थिंक दूसरा वाला मेथड ज़्यादा इजी है। तो तुम लोग 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू 20 टाइम्स करो, और तभी M प्लस मत करना, नो M प्लस। ठीक है, और उसके बाद में वापस इक्वल टू करोगे 21st टाइम, तभी से M प्लस करना स्टार्ट करो। ठीक है, कब तक? 25th टाइम तक, और बाद में MR से यूज करो, तुम लोग को 21 से 25 का आंसर मिलेगा। 0.2048। 2048। बाकी लोग मिल रहा है क्या ये? हाँ सर सेम है। ओके, नेगेटिव में है। नेगेटिव नहीं आएगा तूने, सब प्लस ही है, नेगेटिव कैसे आएगा रे? तूने M प्लस एमआरसी किया कि दबाने पे माइनस किया? एमआरसी दबाने पे वो आ रहा है। नहीं तो तेरे हाँ मेमोरी नहीं में नहीं, पहले से कुछ था। हाँ मैंने M माइनस दबाया। हाँ M माइनस दबाया इसके लिए, लेकिन ये आया क्या माइनस में? हाँ सेम है। हाँ तो बराबर है, यानी M प्लस के जगह पे M माइनस दबाया, इसके लिए साइन नेगेटिव में चला गया, बाकी टोटल यही है। ठीक है, हाँ सर। और अगर तुम लोग को GT से करना है तो तुम लोग को 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू 25 बार करना पड़ेगा। ये जो 25 बार करोगे उसमें से तुम लोग जो 20 बार का जो आंसर है ये वाला, तुम लोग को जो भी आंसर मिलेगा वो आंसर में से ये वाला जो आंसर है ये माइनस करो 1 to 20 का, 6.2593। ठीक है, तो तुम लोग को बैलेंस आंसर मिलेगा जो ये आएगा 0.2048। आया सर। वैसे तो ये अगर GT का यूज करके करना है तो, और ये M प्लस आई थिंक ज़्यादा इजी है, वो काम भी फटक से करेगा। सिर्फ उसमें काउंट बराबर करना, अगर काउंट करने में गड़बड़ किया तो प्रॉब्लम है। तो ये आ रहा है 0.2048। ठीक है, अभी अपने को प्रेजेंट वाले फैक्टर्स मिल गए। अब ये प्रेजेंट वाले फैक्टर्स
अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपन मल्टीप्लाई करेंगे ये सैलरी से, तो 3,000 एनुअल सैलरी है इंटू 5.019, सर 50 to 54 का 1.024 है। 1.024। फर्स्ट वन का 15.057। ओके, सेकंड 4.962। ओके, अभी टोटल ले लो। $21.043। अब ये जो 21.043 आया वो अपना 30 to 39 में, जिसमें अपने पास 70 एम्प्लॉइज है, ठीक है, उसका आंसर आया। तो ये जो सैलरी मैंने लिया था ये तो 3,000 रुपया एक एम्प्लॉय का है, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया वो एक एम्प्लॉय का आया, तो इसको अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विथ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 70, तो तुम लोग को मिलेगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू 1473.01। Yes, 1473.0. 1473.01। ये अपना वैल्यू ऑफ HR फर्स्ट कैटेगरी एम्प्लॉइज का। क्लियर है क्या सबको? हाँ सर। ये अपना पहला एम्प्लॉय खत्म हुआ, पहला एम्प्लॉय यानी कि अनस्किल्ड और उससे पहला ग्रुप। वैसे अनस्किल्ड में और 2 ग्रुप है, वो लोग का और निकालना बाकी है, तब भी जाके अनस्किल्ड खत्म होगा। और जो अनस्किल्ड के लिए वर्किंग किया वही अपने को करना है सेमी स्किल्ड और स्किल्ड के लिए, ठीक है। टोटल 6 वर्किंग ऐसा करना है, लेकिन पहले वाले में टाइम लगता है, आगे वाले में उतना टाइम नहीं लगता है, तो अभी आगे वाले का वर्किंग होपफुली जल्दी होना चाहिए। तो अभी देखो आगे वाले का कैसे होगा। अभी देखो, अभी जो सेकंड एम्प्लॉय है वो लोग का एज ग्रुप है 40 to 49, तो लोग 40 to 49 के एज ग्रुप में 10 साल तक काम करेंगे। उसके बाद में वो लोग का एज हो जाएगा 50 to 54, उस पर वो लोग 5 साल काम करेंगे और वो लोग बाद में रिटायर हो जाएंगे। अभी वो लोग का जो सैलरी है वो है 4,000, बाद में हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब प्रेजेंट वाले फैक्टर लेना है, 10 ईयर्स का तो यही रहेगा ना, आज से 10 साल, तो 1 to 10 ईयर्स ही रहेगा। आज वो लोग 40 साल के, तो आज से 10 साल के लोग ये एज ग्रुप में रहेंगे 1 to 10 ईयर्स, तो यही आएगा 5.019। उसके बाद में 11 से 15 साल का अपने को चाहिए, तो ये 5.019। 11 से 15 का वर्किंग करो, वो एम्प्लॉयज में डालने वाला इजी है, तो पहले 1 to 10 एम्प्लॉयज में मत डालना, 11 से 15 एम्प्लॉयज में डालना। 0.828। 828, ठीक है। बाकी लोग कंफर्म करो यही मिला क्या? राइट है सर। हाँ सर। ओके ओके, चलो मल्टीप्लाई करो अभी। 4,000 इंटू मीन्स 4 इंटू 5.019, 20.076। और
5 इंटू 0.828. 4.14. ओके, अब इसका टोटल 24.216. इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड में 20 एम्प्लॉई है, ठीक है, तो इंटू 20, 484.32. 484.32, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेकंड वेराइटी खत्म हुआ। वैल्यू ऑफ HR बी पार्ट, और वैसे ही अपने को एक और पार्ट कंप्लीट करना है, वो आएगा आज जो लोग का एज 50 to 54 ग्रुप में कवर हो रहा है। इस पे कितने एम्प्लॉइज है, तो 10 एम्प्लॉई है, यहाँ पे 20 थे। अब ये लोग का 50 to 54 है, वो लोग 5 साल ये एज ग्रुप में रह गए, ठीक है। वो लोग को सैलरी मिलेगा 5,000 पर मंथ, 5,000 पर एनम। तो हम लोग को 1 to 5 ईयर्स का क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, आज से 5 साल, 1 to 5 3.35. ईयर्स का 3.35। तीसरा डिजिट 2. सर 3.35 है सर। यस, मैंने 5-3 लिखा ना, 352, ओके, इंटू 5,000, सर मैं इतना देर से 5,000 वो सब नहीं की, सिर्फ 4 और 5 ही किया. हाँ हाँ वही, 1000 नहीं करना है, 4 and 5 ही करना है। 16.76. ओके, इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 10, 167.6, हाँ सर। ठीक है। ये आएगा वैल्यू ऑफ HR C, तीसरा पार्ट। अब अपने पास 3 आंसर है, एक ये वाला आंसर, ठीक है, दूसरा तुम लोग का ये वाला आंसर, ये एक आंसर, ये एक आंसर, और ये तीसरा आंसर। अब ये तीनों आंसर को मर्ज करके टोटल वैल्यू ऑफ HR A प्लस B प्लस C, 1 2 3, ये तीनों का ऐड करो, 2124.92. 2124.92। समझा सभी को? हाँ सर। Yes sir. यस। ग्रेट। अब ये जो वर्किंग हमने किया, ये सेम वर्किंग तुम लोग को बाकी 2 एम्प्लॉयज के लिए करना है। ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करोगे, एज ग्रुप ऐसे ही दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चेंज हो रहा है, सैलरी चेंज हो रहा है, तो दोनों को वो हिसाब से आगे का कंप्लीट करना है। कर पाओगे? यस सर। सर ये कितना मार्क्स का सम? ये काफ़ी बड़ा सम है, ये आएगा तो 10 मार्क के लिए आएगा, 8 से 10 मार्क। बाकी जो जनरली सम्स आते हैं वो जो सेकेंड एंड थर्ड वेराइटी का सम है, ये वाले आते हैं। ये देखो, ये छोटा सा सम है लेकिन 8 मार्क के लिए आता है। बाकी जनरली 5 मार्क के लिए इसका दोनों वेटेज पकड़ सकते हो। ओके सर। जून 16 में 8 मार्क के लिए आया था वैसे।
वो ऐसा ट्रेंड नहीं है। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ये सब अभी जून 16 में आया तो 8 मार्क के लिए आया, लेकिन जून 15 में जब भी आया रहेगा तो भी 5 मार्क का रहेगा, सेम सब सब कुछ से। तो कभी कभी वो लोग को मार्क्स कैसे वो लोग डिसाइड करते हैं वो पता नहीं, रैंडमली ऐसे कुछ अंदाज से मार्क्स दे देते हैं। बाकी सम के हिसाब से ये 15 मार्क का भी सम पूछ सकते हैं, इतना बड़ा सम है ये। हाँ। ओके, ये तो जस्ट ऐसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन दोनों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए दिया था। ये क्या लिखोगे इसमें दोनों? सर पिक ले लेते हैं ना बाद में अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, चलेगा, तो ऐसे करो। तो ये पहला स्लाइड तुम लोग का। डन। हाँ सर। सर ये वाला आप शेयर करोगे क्या? शेयर करने में प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ये पीडीएफ पे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक्चुअली वो एडोब का ऐप है, वो एडोब के ऐप में मैं लिख रहा हूँ, अच्छा। मैं देखता हूँ पीडीएफ में कन्वर्ट होगा ना तो। चलो, तो अभी ये अपना 2124.92 ये अपना पहले वाले का आंसर था, ठीक है। तो अनस्किल्ड का 2124.92 आया। इसका बताओ मुझे सेकंड सेमी स्किल्ड का। मुझे 1901.955 आया। मुझे सेम भी। आया। 1901.99, तो 1902 ले लेते हैं। नहीं नाइन नहीं, फाइव 1901.955। 955 तो 96, ओके। और स्किल्ड का 1675.118। सेम। 118 तो 12, ओके। ये तीन का टोटल 5701 नहीं 5702 आया। मुझे 5701.993 आया। ओके, 3 तो राउंड डेसिमल ऑफ यूज करके करके। तो 5702 राउंडेड ऑफ करके तुम लोग का जो नियरेस्ट आंसर रहेगा, सभी का राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रह सकता है, तो जो नियरेस्ट आंसर रहेगा वो लिख लो तुम लोग टोटल करके। सभी को इसके आसपास ही आंसर मिला है ना? थोड़ा बहुत डिफरेंस राउंडिंग ऑफ का चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके आसपास का ही आंसर चाहिए। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मेरा पहले के बैच का सॉल्यूशन रहेगा कहीं तो। एक मिनट।
हाँ सेम आंसर है। फाइव 5702। एक्सेल में कितना अच्छा लगता है, लिखोगे तो कैसे होता है। यहाँ पे मैंने पूरा वो 3 यानी कि पूरा 3000 4000 5000 वगैरह लिया है। इसके लिए यहाँ पे 5702 124 ऐसे आ रहा है, और हमने यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड्स पे ले लिया है, तो 5702 अपना आ गया। तो वो थाउजेंड्स का मल्टीप्लिकेशन का राउंडिंग ऑफ का ये डिफरेंस है, ठीक है। हाँ सर। एग्जाम में तुम लोग ये प्रेजेंटेशन भी दे सकते हो। इस पे होता क्या है, तुम लोग को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले एज ग्रुप लिखा, हमने नंबर ऑफ इयर्स 1 to 10 11 to 20 21 to 25 वगैरह। प्रेजेंट वाले फैक्टर तीनों के लिए प्रेजेंट वाले फैक्टर तो सेम ही रहेगा, तो उसका एक ही कॉलम बनाया। तीनों के लिए नंबर ऑफ ईयर सेम ही रहेगा, तो वो भी एक कॉलम बनाया। अब जो डिफरेंट रहेगा वो क्या रहेगा, तो सैलरी और प्रेजेंट वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो अनस्किल्ड के लिए 2 कॉलम, सेमी स्किल्ड के लिए 2 कॉलम, और स्किल्ड के लिए 2 कॉलम, ठीक है। सैलरी लिखने का, उसको प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का, दोनों को प्रेजेंट वैल्यू आते जाएगा। बाद में आगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई करने का, टोटल वैल्यू आएगा। वैसे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, टोटल वैल्यू, और लास्ट में जो 3 आंसर्स आएगा उसका फाइनल टोटल, वो फाइनल वैल्यू ऑफ HR। ये दोनों को कम टाइम में आंसर दे पाएगा। तो 3 टेबल बनाने की जगह पे एक ही टेबल में तुम लोग बनाओगे, लेकिन एग्जाम में स्पेस मैनेज करना तुम लोग के लिए एक चैलेंज होगा। तो तुम लोग को या तो 2 अपोजिट पेजेस लेके लिखना पड़ेगा, या फिर लैंडस्केप मोड में तुम लोग को लिख के करना पड़ेगा। नहीं तो इतना सारा कॉलम तुम लोग के रेगुलर पेज में जो आंसर पेपर आता है उस पर ये इतना सारा कॉलम्स नहीं आ पाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 डिट्टो सेम है, सिर्फ उस पे ईयर्स का थोड़ा सा डिफरेंस दिया है, बाकी दोनों सिमिलर है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद ट्राई करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू L&S मॉडल। तो दो ही ग्रुप है। एवरेज एनुअल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय टिल द रिटायरमेंट एज 70,000 एंड 50,000 एवरेज एनुअल इनकम, ठीक है। साल का एवरेज इनकम तो लोगों को दिया हुआ है। एज ऑफ रिटायरमेंट है स्किल्ड का 65 ईयर्स, सेमी अनस्किल्ड का है 62 ईयर्स, ठीक है। दोनों का रिटायरमेंट का एज अलग अलग है। यहाँ पे दोनों का रिटायरमेंट का एज यहाँ पे भी अलग अलग है। डिस्काउंट रेट दोनों के लिए 15% है, यहाँ पे भी सेम था 20%। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ ग्रुप 25 एंड 35, यहाँ पे 40 एंड 30 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। एंड एवरेज एज 62 ईयर्स एंड 60 ईयर्स, यहाँ पे 65 ईयर्स एंड 62 ईयर्स, ठीक है। तो ये वाले सब में और ये वाले सब में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, ये सब में 65 से लेके 68, ठीक है, 3 साल का डेटा है। और यहाँ पे 65 और 62 अगेन 3 साल का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो 65 एंड 62 3 साल हुआ, और यहाँ पे 62 एंड 60 2 साल का हुआ। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे अलग रहेगा और यहाँ पे अलग रहेगा। यहाँ पे 3 साल का रहेगा, यहाँ पे 2 साल का रहेगा। डिफरेंस समझा? हाँ यस सर। सर। ठीक है, बस उतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों सम सिर्फ नंबर्स डिफरेंट है, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम है। ये सम में दोनों को
3 साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लोगे तो दोनों के लिए 3 साल का ही अप्लाई होगा। इस पे पहले वाले का 2 साल, सॉरी 3 साल का अप्लाई होगा, दूसरे वाले का सिर्फ 2 साल का अप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। कॉलमनरी प्रिपेयर कर लेते हैं। पहला है स्किल्ड, अनस्किल्ड, ओके। चलो अभी सबसे पहले करंट जो एज है वो 62 ईयर्स एंड 60 ईयर्स है, रिटायरमेंट का एज है 65 ईयर्स एंड 62 ईयर्स। करंट एज है 62 एंड 60। तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ जॉब यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे 2 साल। सबसे पहले सैलरी 70,000 50,000, into number of employees, number of employees है 25 and 35, तो तुम लोग को मिलेगा टोटल सैलरी कितना होगा? 17,50,000। इसका भी वही है 17,50,000। ओके। ये हो गया टोटल सैलरी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अपने को 15% का लेना है। फॉर पहले वाले के लिए 3 इयर्स, दूसरे वाले के लिए 2 इयर्स। 3 इयर्स का 15% कितना होता है देखो, 2.283। 2.283। 2.283। ओके, और 2 साल का 1.626। ओके, तो दोनों को मिलेगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। 39,95,250। $28,43,750। 43,750। टोटल वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये दोनों को ऐड कर लो, 39, 95, 250। सर हाँ
सर मुझे सेकंड वन का 2845 मिला। 28, 45, 500। प्रीति एक बार चेक कर तू भी। हाँ सर, सॉरी सर। 28,45,500। ओके, दोनों को टोटल ऐड आया करके 68,40,750। अब इतने से क्वेश्चन के लिए 8 मार्क वो लोग ने दिया है। हो गया सम खत्म इतने में। पता चला एवरीवन? हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो लिख लो ये।